Assalamu alaikum students. As you know, we have discussed in previous lecture how to develop a theoretical framework and how to to develop research topic and identify theory and relationship between different variables. Okay, so now we will discuss certain data collection methods. In previous lecture, we also discussed the what are how the research design is managed, huh? Or how the sample is selected and how the sampling techniques are applied. Okay, so we will discuss data collection methods like questionnaire. Firstly, the questionnaire will be discussed in this lecture. Okay. So have you understood what is the questionnaire? Have you ever used questionnaire based survey in any of your course? कभी कोई क्वेश्चन फिल किया है या कभी किसी क्वेश्चन के हमने क्वेश्चन बेस्ड सर्वे किया था? हमारा क्या कह रहे हैं? असाइनमेंट मिला था तो हमने क्वेश्चन बनाया था उसपे। अच्छा, तो क्वेश्चनर क्या होता है, उसमें क्या उसके मेजर पार्ट्स कौन से होते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, किस तरीके से बताते हैं, बनाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से बनाते हैं, कोई आपको आइडिया क्या है इसके बारे में? सर इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि कौन सा टूल यूज करें, ओपन एंडेड यूज करें, क्लोज एंडेड यूज करें, या फिर डिफरेंट मेथड होते हैं ना, गुड, वेरी गुड, एज वेल एज क्या नाम है, पार्शियली एग्रीड वगैरह, इस तरह के सवाल। ठीक है, और एक मिनट, स्टूडेंट सारे आ गए हैं? मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके, ठीक है, आपने सही बताया कि जी क्वेश्चनर में हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, तो यही चीजें हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में कि क्वेश्चनर कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, देखें, और व्हाट आर द बेसिकली द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्वेश्चनर। उससे पहले आप ये देख लें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चनर। A questionnaire is a pre-formulated written set of questions to which respondents record their answers, है ना, his or her answers। क्वेश्चनर क्या है? एक पहले से बनाया हुआ एक मतलब सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं और जिसके तहत आपका काम है कि वो आप रिस्पोंडेंट्स को देते हैं और रिस्पोंडेंट्स उसके ऊपर आपको वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि क्वेश्चंस पहले लिखे हुए होना ये क्वेश्चनर की समझें कि एक प्री रिक्विजिट, एक रिक्वायरमेंट है। अब आंसर्स लिखे हुए हैं और ऑप्शंस उसके या नहीं लिखे हुए, इससे बनेगा आइदर इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चनर और इट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। ठीक है, in a close ended questionnaire you provide the options of the answers like the MCQs, the choices, okay, and out of those choices a person has to select one or more. Sometimes you can select, you have to give an option to the respondents to select more than one option, huh? And sometimes you have to give them the option to select only one option, only one choice, okay. And sometimes you don't give the options or the choices in answers, but you only provide the space for the answers. So every respondent just writes his or her response
or answer to those questions on that paper. Okay, so it is called an open-ended questionnaire. Okay, in which every person provides a his or her unique the answer, or may provide unique answer. Sometimes some of the respondents may provide very similar responses, but there is a choice that you may receive different answers to a single question. However, in a closed-ended questionnaire, people will not provide the other questions which are not provided into the choice, unless you provide a space for the options of the others. तो ये एक क्वेश्चनर की डेफिनेशन और उसकी वो हो गई। इसमें स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, कि जब आप क्वेश्चनर डेवलप करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। नंबर 1, यू हैव टू डिटरमिन द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चनर। ठीक है, तो क्वेश्चनर के आप देखें, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। क्वेश्चनर किसके लिए होते हैं, उसके ना आमतौर पर हम जब बात करते हैं, जब क्वेश्चनर हम डेवलप करते हैं, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो उसके 3 मेजर पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें आप उसको हम आमतौर पर कवर लेटर भी कहते हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, प्रीएम्बल भी कह सकते हैं। और उसमें आप जो है वो एड्रेस करते हैं मतलब उसको रिस्पोंडेंट को। उसमें आप अपना तारुफ भी कराते हैं, अपनी स्टडी का तारुफ कराते हैं, स्टडी के पर्पस बताते हैं, और उसमें उनके आप पार्टिसिपेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, और साथ में ये भी लिखते हैं कि अगर कोई फर्दर क्यूरी है तो किससे कांटेक्ट करें, और फिर ये भी लिखते हैं उनको जो है वो एथिकल जो है या प्राइवेसी की कंसर्न्स है उसके बारे में श्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक सबसे पहले तो आप एक कवर लेटर ऐड करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअल, उसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक जो है वो क्वेश्चन होते हैं आपके उन वेरिएबल्स के मुताबिक या आपके उन कंस्ट्रक्ट्स के मुताबिक, और जिनको आप मेजर करना चाहते हैं, और स्टडी वेरिएबल्स के मुताबिक होते हैं। और दूसरे जो है वो होती है सोशो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है उसमें जस्ट एक बंदे की पर्सन के बारे में उसकी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वो लेते हैं कि जी जेंडर, एज वगैरह या हाइट, वेट, इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। और उसके बाद जो है सोशो डेमोग्राफिक जो है उसमें उसकी एथनिसिटी, उसकी लैंग्वेज, उसकी एजुकेशन, और उसके अलावा उसका इनकम स्टेटस और सो ऑन, मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं। तो मैं आपसे जो है आखिर में एक क्वेश्चनर जो है उसका सैंपल भी शेयर करूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। तो बहरहाल अब यहाँ पे ये किसी भी वेरिएबल के बारे में जब आप क्वेश्चनर मतलब डेवलप करते हैं तो के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके जो कंटेंट है क्वेश्चनर के वो किसके बारे में है। आया वो कंटेंट उस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन के कंटेंट है वो किसके से रिलेटेड हो, जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड हो ना कि परफॉर्मेंस बिहेवियर के साथ हो, ना कि किसी और चीज इमोशंस के बारे में हो। तो आप किसके बारे में ले रहे होंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बारे में ले रहे हैं तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, ना कि किसी बंदे के बारे में हो, क्योंकि कमिटमेंट के डिफरेंट जो है वो फैसेट्स होते हैं। उसमें हो सकता है कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कमिटमेंट मेजर कर रहे हैं, सुपरवाइजर के बारे में मेजर कर रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में मेजर कर रहे हैं। तो ये है कि आपका जो कंटेंट है उसके क्वेश्चन का ये मेजर करेगा, ये बताएगा कि आप कौन सा वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने कंटेंट्स को देख रहे हैं, फिर एक चीज देख रहे हैं कि फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स का फॉर्मेट आया ओपन एंडेड होगा, क्लोज एंडेड होगा। ठीक है, और वो जो है मतलब है कि अगर आप स्केल यूज कर रहे हैं, लिकर्ट स्केल यूज कर रहे हैं तो उसमें आप स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, या आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ले रहे हैं या किस तरीके से ले रहे हैं। तो ये आपके वेरिएबल के बारे में आपको वो फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से होगा। फिर जो तीसरी चीज है वो है डिटरमिन द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस। कंटेंट और वर्डिंग में क्या फर्क है कि अल्फाज का जो सिताव है, जोड़ है, उसको कैसा होगा। मिसाल के तौर पर आप कौन से अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर और उसको चीज़ों को देखना है। कहीं उसमें ऐसे लफ्ज ना हो जो कि क्या नाम है इंट्रिगिंग हो या किसी अनोइंग हो या अनएथिकल हो। ठीक है, इस तरह के लफ्ज ना हो, या
मतलब डिफिकल्ट ना हो, मतलब ऐसे ऐसे लफ्ज ना हो जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जिसके लिए लोगों को डिक्शनरी देखनी पड़ जाए, ठीक है, या ऐसे लफ्ज भी ना हो जो डबल बैरल हो, ठीक है, और ज़ुबानी अल्फाज जिसको आप कहते हैं ऐसे भी ना हो, और ऐसे भी ना हो कि जिसकी मतलब देयर आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन, इस तरह के भी ना हो, ताकि क्लियर हो, कंसाइज हो और आपके उसके साथ मैच करते हो, आपके कंटेंट के साथ मैच करते हो। फिर क्वेश्चन का सिक्वेंस हम जरूर मेजर करते हैं कि क्वेश्चन का सिक्वेंस क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कि कुछ लोग कहते हैं जी कि क्वेश्चन जो है वो आपके जो है वो जो जनरल क्वेश्चन वो पहले आने चाहिए और ज़रा स्पेशल क्वेश्चन बाद में हो, या इजी क्वेश्चन पहले हो और मुश्किल जो है क्वेश्चन वो बाद में हो। ये आपने सिक्वेंस भी चेक करना है और उसके बाद आपने ये देखना है कवरिंग लेटर जो है, जिसका मैंने पहले कहा कि वो आपने डिज़ाइन करना है एज पर रूल, ठीक है। तो अगर बात करें हम सिक्वेंस की, अच्छा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेजेस जो है इसके क्या है, मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनर हम देते हैं लोगों को, वो क्वेश्चनर जो है आप समटाइम यू हैव एन ऑप्शन टू प्रोवाइड द क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट इन हैंड, ठीक है। इसको हम कहते हैं पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है। पर्सनली एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि यू इंटरेक्ट personally with your respondent and ask him to fill up your questionnaire, ठीक है। इसमें ये कि रिसर्चर और उसकी टीम मेंबर्स और जो रिस्पोंडेंट उनकी आपस में मीटिंग होती है फेस टू फेस, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है कि यू कैन एस्टेब्लिश अ रैपो और मोटिवेट द रिस्पोंडेंट, यानी आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार आप जो है वो फिल करें, आपका रिस्पॉन्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये वो। और फिर if there are any questions, you can clarify those questions, you can answer those questions, and you can clarify the doubts, okay. Sometime it is very less expensive when administered to groups of respondents. They sometime there is 100% response rate, okay, और इसमें एनोनिमिटी जो रिस्पॉन्स की है वो हाई होती है, ठीक है। और अब ये है कि देखिए मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ 100% रिस्पॉन्स रेट से, क्योंकि समटाइम जो है पीपल विल से ओके जेंटलमैन आप छोड़ जाएं और मैं जो है बाद में दे दूंगा, और फिर आप जो दोबारा आते हैं तो कहते हैं यार वो तो गुम हो गया, और फिर आप उसको अगली कॉपी देते हैं, और इस तरह बात का आप से मिल पाते हैं, बात का नहीं मिल पाते। मतलब ये बात जरूर है कि you have a list, you know that to whom you have given the questionnaire, and you can visit them frequently, and you can collect the respondents, ठीक है। So it is to some extent very easy to collect more response rate, yeah, to generate more response rate, yeah, to collect more responses from your respondents when you are administering your questionnaire personally, yeah, when you are visiting them. मगर एक चीज ये है कि डिसएडवांटेज इसमें ये होते हैं कि आप व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग the responses or the questions, okay, so then it means you are guiding them how to respond, okay. And sometimes it is a very much costly thing because it involves a lot of traveling, it involves a lot of time at the end of the respondents. इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि sometimes people are bound to respond you when you visit them, ना। तो ये एक आप समझें कि enforced response भी इसमें आ जाता है। Enforced response in the sense कि people don't have any option to deny you just because of our cultural things के जी हमारे पास जो आता है, मेरे को रिक्वेस्ट करता है तो हम उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो अप करते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से लोग जो है मजबूरन आपको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो उस मजबूरी का ये एक नुकसान ये हो सकता है कि लोग जो है आपको इसलिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि जी मजबूरी में दे रहे हैं, और हो सकता है कि आन उस कंडीशन में वो आपको ऐसे रिस्पॉन्स ना करते हो, जैसे कि आप अगर मतलब उनको मजबूर नहीं कर रहे हो, शायद रिस्पॉन्स ना करें, मतलब सोशली आप उन्हें बाउंड कर रहे हैं, तो ये एक कंडीशन हो सकती है। इससे आपको बायस्ड इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, और या उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज बहरहाल ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल जाती हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा एक पॉपुलर मोड था, अब बहुत कम हो गया है हमारे यहाँ, और दैट वाज ए मेल क्वेश्चनेयर। इट मींस you develop the envelopes
and that envelope contain the copy of questionnaire and copy of letter, and sometimes you also give them the authority letter from your organization or any ethical approval you need, and then you also include in that envelope a written envelope which is addressed to you, and the stamps are paid by you, and you also add sometimes the coupons or any benefit. So that envelope is sent to the respondent on their address through the postal mail service. Okay. नमाज मेरे किस टाइम दे दे अभी टाइम हो गया नमाज का जी. Student, we were discussing about the second mode of the data collection, that was the mail questionnaire, as I told earlier, that in such a system, you have to, send your questionnaire through the courier services to the address of the respondents. Okay. You have to take care that you must bear the all expenses of the return doc. ऐसा ना हो कि आप उनको भेजें और आप कहें जी कि अभी आप वापस अपने खर्चे पे हमें भिजवा दें, ऐसा नहीं होता. तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपको एक मतलब रिटर्न एनवेलप भी आपको भेजना पड़ता है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी आपने पे की हुई होती है. ठीक है. तो इसमें जो एनोनिमिटी है इट इज़ हाई, इसलिए एनोनिमिटी आप कहते हैं कि जब आपको रिस्पॉन्डेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो आप शो नहीं कर रहे. ठीक है, यानी उनकी आप आइडेंटिटी को हाइड रख रहे हैं. और उसके बाद इसमें यह भी है कि यू कैन कवर अ वाइड geographic region because you can send the questionnaire to the different people who are at the different locations, and you can wait for their responses. And you can also provide the token gifts can be enclosed to seek the compliance. Say for example, sometime people add certain gifts and the tokens in those envelopes, and it is just to give an incentive to the people to respond you. Okay. Or it is an old fashioned and obsolete, as I told earlier, that it is now it is not preferable, and sometimes people don't practice it. Okay. In previous and old studies, you can see that some people have used this methodology. Okay, it is again doable when there is no any availability of the internet, or you are collecting data from the the very delocated or far-flung areas, and where there you cannot reach. Okay. So you can use a combination of different modes. Say for example, you can establish the contacts through the telephone, and then you can collect data by sending them the questionnaire through mails. Okay. Respondents can take more time to respond. At convenience can be administered electronically if desired. Okay. हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि आपने जब भेज दिया है और एक दो डाक में आने जाने में टाइम लगता है, और फिर लोगों के ऊपर इतनी कंपल्शन नहीं होती ना, जिस तरह पर्सनली एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर्स में होती है, कंपल्शन होती है. यहाँ कंपल्शन नहीं होती, लोग अपनी मर्जी करते हैं, देते नहीं देते, कभी देते कभी नहीं देते. ठीक है. तो रिस्पॉन्स रेट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लो. 30% इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, and sometime you are, if you are not available, so you cannot clarify the questions. Okay. And there is also no any follow-up procedure for non-response, because if anybody has not responded, so you cannot then give them more reminders. Okay. So it is also difficult to give them the reminders. Electronic questionnaires, third mode है data collection का, and it is most popular, and it has also a global reach, and it is nowadays practiced, and there are a lot of additions and a lot of innovations in this, because there are certain platforms which provide the distribution of electronic questionnaires. It's more easily. Sometimes people use Google Doc, and sometimes there are other softwares like SurveyMonkey and different other platforms.
This is the electronic submission of the questionnaires and receipt of the responses from the questionnaires from the respondents. So its most advantages. It is easy to administer, and yes, you can reach the people globally, and it is easy to access specific target groups. You can identify the people, and then you can contact them electronically. It is more easily and more conveniently, and yes, it is inexpensive, and it has a fast delivery. Once you in a matter of clicks and seconds, you can send your request to the desired respondents. Okay, respondents can answer at their convenience, like the mail questionnaire. Yes, again, it is like thing, but you can send the reminders more, the conveniently, and without any cost. There is also an automatic processing of the answers. Certain softwares, they can they collect the data, and they can again provide you the descriptive statistics. Okay, they can input, they can develop an Excel sheet. They also can develop the certain graphs for you. Okay, and you can access those graphs, and you can see that how the respondents are responding to your questions. So it's very easy. You can monitor the process, and you can monitor the progress. Okay, so disadvantage is that these can only be answered by the people having the access to and the education of the computers and the internet. Okay, and you know that the majority of the people don't have the computer access or the internet access or access to their emails, so they are unable to participate in such format. Say, for example, certain sectors where there are the there's no any availability of internet, or there's no any access to the employees, especially towards internet. So in such a case, you cannot use these electronic questionnaires. Say, for example, the employees who are at lower level, so they don't know how to fill up the questionnaire electronically. Okay, and there are sampling issues. Yes, you cannot identify the people, and you cannot apply different sampling techniques. Okay, and the major question, the third one point, that is the non-response. And non-response rate is very great, because certain emails go into the spam folders, and people don't respond to these emails, which they consecutively request their responses. Okay, majority of the people don't respond through the request which they receive electronically and through emails. Not always possible to generalize the findings. Respondents must be willing to complete the survey. It is much more important that their willingness is more important, because so in such a cases, sometimes again you use the combination of different modes. Say, for example, you contact them prior, and then ask them to they participate in your study, and then send them the questionnaire. You contact them via email or via telephone, and then after getting their approval and willingness, and then you send your response, your questionnaire to them. So it also generates more responses. If you send the blind requests and the uninvited emails you send, then they don't yield better response rate. Okay, people find invitation via email rude and offensive. Huh? Mails are deleted, or people can complain. Okay, they can consider you as a spam. Okay, so it is very much necessary to send the emails, and after seeking the approval and the willingness of the respondents. So say, for example, this was my questionnaire online research on leadership in universities of the Pakistan, and I send question, the emails to different people, and so I received a response from, say, for example, one person. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, dear, I am from engineering and also on study leave. Maybe I am not helpful. Best of luck for your research.
kind regards, Chaudhary Arsalan. Okay, so what was there? My questionnaire was to get response from the faculty members of the university. So what I did, I collected the emails from the university websites. Okay, then send them the questionnaire. So some of person who was on a study leave and was not updated on the website, so status was not updated over there. So I received a the declination from the respondent that I'm on study leave and I may not belong to category of the people you are searching for. Okay, so these things happen sometimes. Say for example, this was another email for my another study. Dear, okay. So people respond you a lot of things. Say for example, that these are the people who respond you in any way. Sometimes there was one person who just was very annoyed and said that how you contacted me directly without taking prior approval. So I was amazed to see that sometimes people get offended. Okay, so it is very much necessary that you when you send the questionnaire electronically, you must get approval and willingness from the people before you send them emails or send the questionnaire link to the emails. So let us again discuss those 5 major steps, how to develop the questionnaire. Firstly, as we discussed, that you have to establish the content of the questionnaire. Okay, तो इसमें आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखना चाहिए कि what is your framework. Again, whenever you will talk about the study, and you must be knowing that what is your framework in empirical studies. एक क्वेश्चन आया sometime कि जो पेपर होते हैं ना, 2 या 4 कैटेगरीज के पेपर पब्लिश होते हैं. ठीक है, एक पेपर होता है एम्पिरिकल स्टडी का, जिसमें क्वांटिटेटिव पेपर जो है, मतलब देखें 2 मेजर स्टडीज है ना, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव. ठीक है, एक तो क्वांटिटेटिव पेपर होते हैं वो एम्पिरिकल स्टडी होती है, जिसमें कोई आप वेरिएबल लेते हैं और उनका प्रॉपर जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड सर्वे हो या इंटरव्यू बेस्ड हो, खासतौर पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं एम्पिरिकल स्टडीज में. तो आप उसमें या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, तो आप उसमें जो है उनसे डेटा लेते हैं और वो क्वेश्चन फिल कराते हैं और उनको एनालाइज करते हैं. तो उसमें ज़रूरी है कि वेरिएबल होंगे, क्वेश्चनर होंगे, थ्योरी होगी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होगा. ठीक है, ये स्टडीज होती है. ठीक है, एक और स्टडीज होती है जिसको आप रिव्यू आर्टिकल कहते हैं. अगेन मैंने कहा था रिव्यू आर्टिकल जो है वो भी या तो आपके जो है वो थ्योरेटिकल रिव्यू आर्टिकल होते हैं या एम्पिरिकल रिव्यू आर्टिकल होते हैं. जो थ्योरेटिकल रिव्यू आर्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी जो रिसर्च अब तक एक टाइम पीरियड के अंदर पब्लिश हुई होती है, मिसाल के तौर पर 10 ईयर्स का पीरियड लें, 15 ईयर्स का लें या 50 ईयर्स का लें, तो उसमें वो पूरे उस स्टडी की जो एवोल्यूशन है और उसको वो क्या नाम है रिव्यू करते हैं. ठीक है, और वो रिव्यू करते हैं और वो फिर उसमें चेक करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है. मिसाल के तौर पर एक मैं आपसे आर्टिकल शेयर करूंगा ओबी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस तरह इवॉल्व हुआ. और वो मिचेल एक जो है वो ऑथर था, उसने जो है वो उसके ऊपर लिखा है, उसके 50 इयर्स तक का अपना उसका जो है वो एक्सपीरियंस था. तो डेफिनेटली ही वाज अ फैकल्टी मेंबर एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ही रोट सच रिफ्लेक्शन. ठीक है, उसने अपना रिफ्लेक्शन और अपनी पूरी फील्ड का जो एवोल्यूशन है वो दिया. इस तरह के रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं जिसमें या तो स्टडीज को रिव्यू किया गया होता है या कोई रिफ्लेक्शन आर्टिकल्स होते हैं जिसमें पूरी फील्ड का अंदर जो काम हुआ उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट करते हैं. तो मतलब उसमें एक रिवीजन होता है. उसमें से भी हमें डेवलपमेंट्स का पता चलता है, थीम्स का पता चलता है, उसमें हमें पता चलता है कि आगे फर्दर क्या काम करना है, वो भी अंदाजा हो जाता है. तो वहाँ से भी आप गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जब न्यू सजेशंस आपको मिल जाए तो आप वहाँ से गैप्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और जो और होते हैं एम्पिरिकल रिव्यू आर्टिकल, उनको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं. उसमें वो जो एम्पिरिकल स्टडीज है उनकी जो है फर्दर आप समझे कि उनको कलेक्ट करते हैं 2 या 3 वेरिएबल्स के दरमियान में लिंक को, और उनकी फिर जो है वो डेटा को वेयर करके चेक करते हैं कि आया ये जो है वो जो एम्पिरिकल एविडेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. ठीक है,
और कुछ और जो होते हैं वो उसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन या शार्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो शार्ट कम्युनिकेशन है वो एक इस तरह की स्टडी है जिसमें कोई एक एक्सपर्ट बंदा जो है किसी एक नए एरिया के ऊपर जो है वो अपना जो है वो एक ओपिनियन देता है, और बड़ा ओपिनियन यूनिक होता है, बड़ा न्यू ओपिनियन होता है, तो वो भी आर्टिकल जो पब्लिश कर देते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 3, 4, 5 पेजेस से ज़्यादा की नहीं होती। शार्ट कम्युनिकेशन भी कुछ पब्लिश होते हैं, कुछ बुक रिव्यूज पब्लिश होते हैं, वो भी जनरल आर्टिकल्स में आते हैं। जर्नल जो है वो पब्लिश करते हैं। बुक रिव्यू जो है एक बुक जो होगा उसका एक शार्टर एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश होता है, वो उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जाहिर करता है, उसको उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है या उसकी जो है वो जो भी बेनिफिट्स हैं वो बयान करता है। तो ये इस किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। और ये फाइनेंस के अंदर भी जो है मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह के आर्टिकल आ जाते हैं, और बाज़ का जो है उनकी मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं और मुख्तलिफ उनकी वेरिएबल्स जो है वो होते हैं। तो ये एक डिफरेंट फील्ड्स की डिफरेंट नेचर है स्टडीज़ की, ठीक है। तो बात करेंगे कि जो आपका फ्रेमवर्क होगा उसके अंदर आपके वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स जो है वो दिए हुए होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का लफ्ज़ ज़्यादातर हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में कि मैं बता रहा था कि जो कंस्ट्रक्ट का लफ्ज़ है वो ओबी और एचआर की रिसर्च में ज़्यादातर यूज़ होता है, और वो कंस्ट्रक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट बुनियादी तौर पर होते हैं कि जो कि कोई किसी भी एक फिनोमेना का एटीट्यूड को बिहेवियर को नाम दे देते हैं हम और उसको मेजर करते हैं। और वेरिएबल जो है वो फाइनेंस की स्टडीज में ज़्यादातर वेरिएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे वो लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है हो सकता है कि कुछ डेटा को जो भी आप वहाँ से लेते हैं तो उनके आप मेजर कर रहे हैं। मतलब प्राइस को आप लेते हैं तो प्राइस का आप इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, और अगर आप शेयर की वैल्यू का कर रहे हैं, अगर आप डिविडेंड की का रेशो चेक कर रहे हैं, उनके इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, तो उनको आप वेरिएबल जो खुद फ्रेम करते हैं और उनको फिर इकोनोमेट्रिक फार्मूलाज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसी से भी फ्रेमवर्क बनाते हैं लोग, बाद का नहीं बनाते, मगर ये कि देखें एक हम प्रैक्टिस करते हैं कि लास्ट टाइम मैं अपनी क्लास में नहीं की थी कि हाइपोथेसिस से आप फ्रेमवर्क बनाएं और फ्रेमवर्क से हाइपोथेसिस बनाएं। तो अगर फ्रेमवर्क नहीं भी दिया हुआ, आपके पास हाइपोथेसिस दिए हुए, तो आप उससे जो फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ये मतलब इट इज क्वाइट इजी। समटाइम जी आप डोंट गो फॉर द सर्चिंग फॉर द फिगर्स, अगर नहीं है, अगर हाइपोथेसिस आपको अवेलेबल है तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। चलिए, तो फ्रेमवर्क जो है उसमें मैंने बताया कि आर्टिकल्स आपके वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और उसके बाद आपने देखना है कि मेजरमेंट के जो स्टडी हम देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहली बात है ऑपरेशनलाइजिंग। ऑपरेशनलाइजिंग क्या है कि गिविंग अ प्रॉपर डेफिनेशन टू अ कंस्ट्रक्ट, ठीक है, गिविंग अ प्रॉपर मीनिंग टू योर कंस्ट्रक्ट। आप मेजर क्या करना चाहते हैं, आप इस कंस्ट्रक्ट का जो नाम ले रहे हैं उससे आपका मकसद क्या है, ये उसकी एक जो है वो प्रॉपर आपको जो है वो बुनियादी तौर पर डेफिनेशन जो है वो देनी पड़ेगी। और उसकी जो है अगर या तो आप खुद डेवलप करें डेफिनेशन, या आप जो है वो किसी और की अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर या आपने दूसरे जो ऑथर्स की डेफिनेशन को रिव्यू किया हुआ है और उनमें से कोई एक जो है आप अपने तौर पर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये आप उसमें से डेफिनेशन लिखेंगे ताकि लोगों को पता हो कि जब आप ये कंस्ट्रक्ट मेयर करना चाहते हैं तो इस कंस्ट्रक्ट के पैरामीटर्स क्या हैं, उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आते, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। मिसाल के तौर पर कमिटमेंट के लिटरेचर में ये होता है कि कमिटमेंट के लिए मुख्तलिफ टारगेट्स को इस्तेमाल किया जाता है कि जी कुछ लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को मेयर करते हैं, और कुछ कमिटमेंट टू चेंज को मेयर करते हैं, कमिटमेंट टू सुपरवाइजर मेयर होती है, कमिटमेंट टू स्ट्रेटजी मेयर होती है, कमिटमेंट टू यूनिट मेयर होती है, और कमिटमेंट टू क्लब मेयरमेंट होती है, और यूनियन कमिटमेंट का भी एक वेरिएबल मौजूद है। तो एक बुक है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर। अब देखिए कमिटमेंट क्या है, अगर आप सिर्फ कमिटमेंट का लफ्ज लिखेंगे तो कमिटमेंट है कि इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स। कमिटमेंट की डेफिनेशन ये है, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर टारगेट। अब टारगेट की आइडेंटिफिकेशन उसमें से जरूरी है। तो आप अगर कमिटमेंट बात करें ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की, तो आपके जो क्वेश्चन है उसमें लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए कि आई एम कमिटेड टू माई ऑर्गेनाइजेशन। अगर कमिटमेंट टू प्रोफेशन है तो उसमें क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए आई एम वेरी मच कमिटेड, आई लव आई लाइक माई प्रोफेशन, ठीक है, तो प्रोफेशन की बात हो। अगर चेंज की बात हो रही है कमिटमेंट चेंज की, तो आप चेंज का लफ्ज उसमें इस्तेमाल हो।
क्योंकि जब आपकी ऑपरेशनलाइजेशन जो आपके क्लियर होगी तो आपके जो आइटम्स हैं उसके हिसाब से वो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो आप जो कंस्ट्रक्ट है आपके या ऑब्जेक्टिव होंगे या आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट जहाँ पे आपको बड़े वो क्लियर है, मिसाल के तौर पर हमने कहा एज, जेंडर, ये वो, तो उसके लिए तो एक क्वेश्चन ही काफी होता है। प्राइस या ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट है, और सब्जेक्टिव में उसके लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन देने पड़ेंगे, क्योंकि एक बात को बयान करने के लिए आपको बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो आप उसके फर्दर डायमेंशन हो सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट सब्जेक्टिव तभी है जब कोई एक सिंगल स्पेसिफिक जो है वो उसकी डेफिनेशन नहीं है, और वेरी पर्सन वेरी कर सकते हैं, या उसके बहुत से डायमेंशन हो सकते हैं। तो उस वजह से आप फिर उनको क्या करेंगे, आप जो है वो करेंगे कि जी उसके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। तो मिनिमम आमतौर पर कहते हैं कि 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होने चाहिए सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स के, तो 5 भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी हुए लोगों ने 120 तक जो है वो आइटम्स मौजूद है एक एक क्वेश्चन, एक कंस्ट्रक्ट को मेयर करने के लिए, उनके डायमेंशन को मेयर करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक जो है वो है वेरिएबल है, कंस्ट्रक्ट है साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, साइकोलॉजिकल वेलबींग के जो डिफरेंट वर्जन हैं क्वेश्चन के, मतलब उसमें जो लॉन्गेस्ट वर्जन है वो 120 आइटम का है। ठीक है, तो ये मतलब है, और उसमें अलग है, उससे शॉर्टर वर्जन भी है। तो राइफ RYFF उसका ये क्वेश्चन डेवलप स्केल डेवलप्ड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्ट जो है उसके मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसके मुख्तलिफ डायमेंशन हो सकते हैं, और उसके लिए ज्यादा आइटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी ज्यादा हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई मेजरमेंट, ऑपरेशनलाइजेशन और इसके बारे में। और तो बात ये हुई कंटेंट के बारे में कि आपका जो ऑपरेशनलाइजेशन डेफिनेशन है, यानी आपके जो आइटम्स हैं वो आपके वेरिएबल की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करें। बात समझ आ गई। तो उसके बाद रेस्पॉन्स फॉर्मेट की पहले भी हमने बात की कि आइदर क्वेश्चन आपका क्लोज एंडेड होगा या ओपन एंडेड होगा। क्लोज एंडेड में आप क्या करते हैं कि जी आप जो है कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं लोग, और उनको आपके लिए आसानी से आप कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप उनकी नंबरिंग कर लेते हैं, उनकी कोडिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और ओपन एंडेड में जो है ये ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो कोशिश करें कि अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए, और उसमें फिर एक चीज़ और आती है कि लोग उसमें और बहुत ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं कि एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, तो समटाइम आप ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स को मतलब कि उनके कॉम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करते हैं क्लोज एंडेड में। जैसे मैंने कहा, आपने 4 ऑप्शन तो दे दिए, और नीचे आपने अदर्स के ऑप्शन में उनको और फर्दर जो है वो उनको दे दिया, चॉइस दे दिया कि वो उसमें सिलेक्ट करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपके पास मोबाइल कौन सा है, आपने लिखा सैमसंग है, आपके पास जो है वो आईफोन है, और आपके पास जो है वो हवाई है। आपने 4-5 दिए, उसके साथ अदर लिख दिया, अदर में स्पेस दे दिया। बंदा अगर इन 5 में से है तो वो सिलेक्ट करेगा, नहीं है तो कोई और सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, जो उसके पास है। इससे क्या होता है कि हमें चीज़ों का पता चल जाता है। आमतौर पर लोग जो है मुख्तलिफ अलग रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर भी, और जेंडर के हवाले से भी, और बहुत सी चीज़ों के हवाले से भी अदर का खाना दे देते हैं, ताकि लोग जो है उस मामले में कोई और इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देना चाहें दूसरे से। मतलब आप अगर डेजिग्नेशन के बारे में पूछ रहे हैं, एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें भी हम जो है वो कुछ चीज़ें दे देते हैं, मगर अदर का ऑप्शन भी देते हैं। हो सकता है उससे रिलेटेड, उससे हट के अगर कोई एजुकेशन या रखने वाला बंदा है तो वो दे देता है। ठीक है, तो वो आप समझिए कि वहाँ पे आपने मिक्सअप कर लिया, यानी कि उस क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट जो आपका क्लोज भी है, साथ साथ ओपन एंडेड भी है, क्योंकि आपने उसमें एक चॉइस उनको दे दी है। और मेजरमेंट में जो है हम रिस्पांस स्केल्स को भी चेक करते हैं। रिस्पांस स्केल्स में लिकर्ड स्केल होता है एक, मिसाल तो उसमें क्या होता है कि आपके जो रिस्पांस है उसको 1 से 5 या 1 से 7 तक या 1 से 10 तक भी स्केल्स होते हैं, और उसमें आप मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर उसमें एक तो फ्रीक्वेंसी स्केल है, जिसमें आप बता सकते हैं कि जी आप ये बिहेवियर कितनी फ्रीक्वेंटली करते हैं। ठीक है, उसके आप क्या ऑप्शन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वंस वीक आप ये बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं, या महीने में एक बार इसको यूँ जाहिर करते हैं जी कि कभी कभार, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, कभी नहीं, इस तरीके से। ठीक है, या आप स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, और न्यूट्रल, और स्ट्रांगली एग्री और एग्री का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन उसमें
दे सकते हैं, हम आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो है वो दिखाएंगे कि आप उसमें देखेंगे किस तरीके से बहुत से फॉर्मेट्स जो है वो लोग शेयर करते हैं, और ये चीज़ें आपको बताऊंगा कि आर्टिकल के अंदर आपको कहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये जब हम अभी नेक्स्ट एक आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें से इस चीज़ को भी आपने नोट रखना है कि आपको वहाँ जो शीट आप फिल करते हैं एक्सेल की, उसमें आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास ये चीज़ें कहाँ मौजूद होंगी और आप कहाँ कहाँ इसको करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्डिंग के अंदर हमने कौन सी चीज़ें देखनी है, और एक चीज़ तो सबसे पहले आपने देखनी है कि डबल बैरल क्वेश्चन हो। डबल बैरल क्वेश्चन वो होते हैं जो कि आप मतलब है कि दोनों बातें इकट्ठे कर रहे हैं, जिसमें आप जो है उसका आंसर हाँ या न दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो या एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि एम्बिगियस क्वेश्चन हो, यानी क्लियर होने चाहिए, वर्ड्स आपके जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ऑर्डनरी आम से लफ्ज या जो है, देखिए एकेडमिक राइटिंग अलग होती है और जनरल जो राइटिंग है वो अलग होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमेशा आप जो भी लफ्ज यूज़ करें, जो चीज़ें यूज़ करें, जो लफ्ज यूज़ करें, वो आपके वो हैं जो एकेडमिक राइटिंग के साथ मैच करते हों, और मतलब स्लैंग वर्ड्स ना हो और इस तरह की लैंग्वेज ना यूज़ हुई हो। अवॉइड लीडिंग एंड बाइसिंग क्वेश्चन ना हो। लीडिंग क्वेश्चन से मुराद क्या है कि जिसमें आप आंसर पहले से बता रहे हैं। ठीक है, तो वो इस तरह की चीज़ें ना हो। सोशल डिजायबिलिटी को भी ख्याल रखें कि बाज़ लोग जो हैं ऐसी चीज़ें भी पूछ लेते हैं, मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जो आपकी वर्डिंग होती है कि लोग उसका जवाब दिए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, और उसका एक पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देंगे, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो शो करें। कभी भी कोई बंदे अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या अपनी डैमेजिंग इंफॉर्मेशन जो वो कभी शेयर नहीं करना चाहते होते, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप उनको ज़रूर दे दें। और उसके बाद डिपेंडेंट क्वेश्चंस, रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चंस ना हो, यानी ऐसे क्वेश्चन हो जो कि आप मेमोरी जिनमें को इस्तेमाल करनी पड़ जाए, कि आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले, उस तरह की चीज़ें ना हो, कि आप बिल्कुल करंट और रिसेंट इंफॉर्मेशन जो है उनसे आप लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। मिसाल अगर आप किसी को कहेंगे कि कोई पुराना वाक़या 1 साल पहले का बता दें, उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, तो उसको फिर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो फिर हो सकता है कि आपको फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो कि करंट हो और जो है जिसमें मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। देन देयर आर द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स को आप ज़रूर यूज़ करें। एक चीज़ ये है कि अच्छा, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ अपने पास नोट भी करना। मैं आपको जो क्वेश्चंस जो है वो कुछ दिखाऊंगा, क्वेश्चनियर दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे अंदाजा होना चाहिए कि वहाँ आपने आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट से मुराद यहाँ पे कि डिसेंडर डिलीवर्स हाई क्वालिटी बैंकिंग सर्विस। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इसके लिए लोग या एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। तो उसमें बात करना नेगेटिव चीज़ें भी आनी चाहिए, ताकि इससे पता चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट्स आप इंक्लूड करते हैं तो इससे पता चलेगा कि बंदा जो है जो आपके रिस्पॉन्डेंट है आया, उसने एक पैटर्न को लेकर चला है या हर क्वेश्चन को उसने सेपरेटली पढ़ा है और सेपरेटली उसके ऊपर थिंक करके फिर ही उसने रिस्पॉन्ड किए हैं। ठीक है, उससे जो है वो आपके जो है वो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा बेहतर होती है क्वेश्चन की। जो मिसाल आपने एक और क्वेश्चन उसमें ऐड किया कि सेंडर हैज पुअर ऑपरेशनल सपोर्ट। ठीक है, तो डबल नेगेटिव्स नहीं शो करें। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि जी आई एम नॉट, या ये दिस पर्सन इज यू नो के नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, एग्री करे बंदा, डिसएग्री करे बंदा, क्या करे। ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है कि आपके लिए ना मतलब है कि थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आपके स्टेटमेंट्स क्लियर हो, ताकि उसका जो रिस्पॉन्स आ जाए उसमें भी चीज़ें क्लियरिटी आ जाए। और लिमिट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस, ये भी ज़रूरी है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कितने लंबे होने चाहिए। उसके लिए जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि या तो एक क्वेश्चन जो है आपका 20 लफ्ज से कम हो, या कम से कम एक लाइन से कम हो, यानी कि फुल प्रिंट में एक लाइन आए उससे कम हो, यानी डबल लाइन में ना जाए। ठीक है, 2 से 3 लाइन में ना जाए। और क्वेश्चन का सीक्वेंस जिस तरह हमने कहा, ये फनल अप्रोच अख्तियार करनी चाहिए, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट और फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, और जो पर्सनल और सेंसिटिव डेटा है वो आपको लास्ट में इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप
समटाइम एक बंदा जो है अगर आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जो उसको अनॉइड करती है या स्ट्रंग चीज वो पहले ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक मूड जो डेवलप होगा, नेगेटिव मूड अगर डेवलप हुआ तो वो आखिर तक जाएगा, ठीक है। और अगर जनरल आप इजी क्वेश्चन पहले लेंगे तो उसका इंटरेस्ट लेवल भी उस तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले रख दिए तो फिर उसका जो है वो मतलब है कि इंटरेस्ट लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वो या तो फिर जो है वो छोड़ देगा क्वेश्चन फिल करना, या जो है क्या नाम है फिर आखिर में जो है वो पढ़ेगा नहीं, ऐसे ही रिस्पॉन्स दे देगा। कवर लेटर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है क्वेश्चनर का, इसमें रिसर्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है और मोटिवेशन आप रिस्पॉन्डर्स के लिए भी इंक्लूड करते हैं। उसमें आप ये बताते हैं कि जी आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और इसके लिए ओवरऑल सोशल बेनिफिट क्या होगा, आपके लिए बेनिफिट क्या होगा, इदारों के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन जनरेट होगी तो क्या आपको फ़ायदा होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी भी आप मेजर करते हैं और फिर आप रिस्पॉन्डेंट को थैंक्स भी कहते हैं। साथ में आप अपनी बारे में जो है वो फर्दर फीडबैक के लिए या कॉन्टेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन जो वो शेयर करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं कि एक आर्टिकल जो है उसको डिस्कस करने के लिए कि जी किस तरीके से आप उसको आर्टिकल को पढ़ते हैं और चीज़ें देते हैं। मैं आप एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं चाहूँगा वो नई उसमें हम रिकॉर्डिंग में शुरू करें मीटिंग, उसमें से जाएं और उससे पहले अगर आपको इस एरिया तक यहाँ तक जो चीज़ें क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसको एड्रेस करते हैं। फिर ये मीटिंग खत्म करके नई मीटिंग शुरू करके हम आर्टिकल वगैरह खोल कर तो उसको हम पढ़ेंगे। और अपने पास भी आप वो एक्सेल की शीट खोल लें, अगर कंप्यूटर आपके पास है तो वो भी ओपन कर लें, एक्सेल की शीट खोल लें और उसमें से आप खुद भी जो है वो काम करते जाएंगे साथ साथ, और मैं भी यहाँ पे उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो करता जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि एक फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क कैसे बनते हैं, ठीक है। मगर पहले बताएंगे यहाँ आपके लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इनमें से कोई चीज़। जी क्वेश्चंस कोई हैं तो पूछें प्लीज। हेलो, जवाब ही दे दें कोई ना कोई, हाँ ना का। यस सर। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। नो Yes, सर। sir. किसी ने कहा नो कुछ? क्वेश्चन सर। अच्छा चलें ठीक है, फिर इसको एंड करता हूँ मैं, और मैं आप तैयारी कर लें, अपना कंप्यूटर ओपन कर लें। नमाज का टाइम तो नहीं है अभी? नमाज किस टाइम होगी? सर नमाज में अभी है आधा घंटा। यस सर, नमाज का टाइम नहीं है अभी। अभी नहीं है? अभी आधा घंटा है मगरिब में। आधा घंटा है, 5:45 तक अजान लगती है सर।